and it is your day 70 and today we are going to discuss the chapter which is called human reproduction। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सारे जेनाइटेलिया के बारे में, इधर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो। तो मैम कहो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड, इज दिस कंपलसरी? क्या ये कंपलसरी है? क्या रिप्रोडक्शन की जरूरत है? तो भाई वी आर फ्रॉम एनिमल किंगडम, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इन दिस किंगडम ईच एंड एवरी स्पीसीज है ना जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, इसकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन के टाइप आपने देख रखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहने का मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने सब पढ़ रखा है। कहाँ पे? उस चैप्टर में बॉटनी वाले सर ने आपको डिटेल कर रखा है। देन सीधे सीधे बात को अपन रिप्रोडक्शन से उठा करके सीधा लाते हैं, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो कहो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या देखेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वी आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटेलिया प्रेजेंट हैं, गोनैड्स प्रेजेंट हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दीज गैमेट्स आर इन्वॉल्विंग इन फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, फर्दर एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है, फीटस से फिर उसके बाद उसका आफ्टर बर्थ दैट इज कॉल्ड चाइल्ड, है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर विविपेरी देखने को मिलती है, यानी कि क्या है, ये जो मैमल है ह्यूमन, है ना, वी आर कमिंग इन, मतलब हम जो ह्यूमन बॉडी है ना हमारा किस कैटेगरी में आता है? मैमलिया में आता है। तो ये जो मैमल है, मैमल बॉडी है, इसके अंदर विविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेबी का बर्थ न्यू यंग वन के रूप में होता है और ये यंग वन एडल्ट बॉडी के जैसा अपीयर होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है भाई, देखें जरा क्या लिखता है, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। चलो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, विविपेरस होते हैं यंग वन की बेबी के जैसा, और तो और मैमलिया ग्रुप में आता है। और मैमलिया ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड है टू फीड द न्यू यंग वन बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराने के लिए, मिल्क प्रोवाइड कराने के लिए उनके पास मैमरी ग्लैंड है। चलो भाई, हमने देखा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एंड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो है क्या है भाई? एक प्रोसेस है जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। कहने का मतलब क्या है कि मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल या फिर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एग्जिस्ट, क्या भाई बनता कहाँ है? एस्क्रोटल सैक के अंदर, है ना। वहां से उस स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पे? फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके लिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हेल्प करेंगे और यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक्ट भी हम देखेंगे कि कौन कौन से जेनाइटल ट्रैक्ट हैं। तो चलो भाई आगे देखते हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको बोला फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पे भाई? अम्पुलरी रीजन में, यानी कि ओविडक्ट के अम्पुला वाले रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, यानी कि वो फर्टिलाइज जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा? यूटेरस के अंदर। आफ्टर दैट एम्ब्रियो क्या होगा? फीटस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जेस्टेशन पीरियड कितना है भाई? आपको पता है 9 मंथ्स अप्रॉक्स। कितना है भाई? 9 मंथ्स के आसपास है। तो 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज रखते हैं इसको। और बेबी बर्थ को हम एक पर्टिकुलर वर्ड देते हैं, दैट इज पार्च्यूरेशन, ठीक है। आपको याद रखना है बेबी बर्थ के लिए जो बायोलॉजिकल वर्ड यूज करें दैट इज पार्च्यूरेशन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखें जरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, चाहे वो ह्यूमन मेल बॉडी हो चाहे वो ह्यूमन फीमेल बॉडी हो। दो तरह के सेक्सुअल ऑर्गन। कहो कि मैम कैसे है सेक्सुअल ऑर्गन? एक गैमेट प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो गैमेट का प्रोडक्शन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? गैमेट प्रोड्यूसिंग, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा जो उस गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले क्या देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ एस्क्रोटल सैक प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एस्क्रोटल sac, and inside this scrotal sac there is one pair of testes। testes क्या है भाई? राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एस्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। एस्क्रोटम क्या है भाई? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। और यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये दोनों कंपार्टमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे से सेग्रीगेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्रीमास्टर मसल्स है और डार्टस मसल्स है, ठीक है। इन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से टेस्टिस
टूवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी एंड अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जब रिलैक्स हो जाएगा देन क्या होगा भाई, अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा देन टूवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। कहो कि मैम ऐसा क्यों भाई, यानी कि कहने का मतलब ये है एट द टाइम ऑफ समर सीजन, समर सीजन में क्या होगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा, तो बट ऑब्वियस सी बात है बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा, और कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। दिस इज द रीजन कि टेस्टिस इज सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, डार्टस मसल एंड क्रीमास्टर मसल्स। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा भाई, इसका मूवमेंट होता है। अगर मान लो हीट इसको चाहिए, हीट कम पड़ रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, जैसे कोल्ड विंटर सीजन, तो बाहर टेम्परेचर कम है, तो इसको क्या चाहिए भाई, हीट चाहिए, तो ये हीट लेने के लिए क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कब कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट द टाइम ऑफ समर क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट है, तो हीट क्या करना है, लूज करना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है और बॉडी का हीट से दूर जाना है। देन क्या होगा, मसल्स रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करेंगे कब भाई, इन केस ऑफ समर सीजन, इसमें भाई समर सीजन में, जिसकी वजह से हीट लॉस होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड होगा। तो ये तो बात हो गई टेस्टिस की, है ना। अब बात करते हैं टेस्टिस के बाद कि टेस्टिस के ऊपर है ना ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। क्या है भाई, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस क्या होता है, आपको मैंने बोला यहाँ पे जो वास डिफरेंस निकलते हैं, और वास डिफरेंस किस में लीड करते हैं, वास डिफरेंस में, यानी कि ट्यूब्यूल्स का क्या है भाई, यहाँ पे कॉइलिंग है, एंड दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर अबव द टेस्टिस इज नोन एज एपिडिडमिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडाइडिमिस। कहो कि मैम ये ट्यूब्यूल कहाँ से आ रहे हैं, तो बता रही हूँ मैं, आपको सुनना, ध्यान देना। हम क्या करने जा रहे हैं, टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखने जा रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं भाई कि टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन में इज दिस हियर, हाँ एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये टेस्टिस है, और टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किसका बना हुआ है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, कोलाजन का बना हुआ है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे, ठीक है ना, ट्यूनिका वस्कुलोसा होता है। तो वस्कुलोसा क्या है भाई, आपको याद रखना है, वस्कुलर एपिथेलियम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा एपिथेलियम जिसमें ब्लड कैपिलरीज ढेर सारे प्रेजेंट हो, ठीक है। आफ्टर दैट टेस्टिस के अंदर है ना, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोल दिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कंप्लीट लेयर में प्रेजेंट नहीं है, आप देख रहे हो सिर्फ इतने ही पार्ट में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अंदर की तरफ जो टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट है, अबाउट ये लोब्यूल कितने हैं, 250 की संख्या में, अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। कहो कि मैम इस लोब्यूल्स के अंदर क्या है, तो इनसाइड दिस लोब्यूल्स देयर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 to 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2, यानी कि ईच लोब्यूल कंटेन्स 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आइदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहो कि मैम यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा, फिर क्या होंगे, ये बाहर की तरफ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है भाई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोन सेल्स, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, ये याद देखा कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है भाई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बीच वाला लेयर क्या हो गया, यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनेलिस भी होता है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर वेस्कुलेसा है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ताकि वो यहाँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो आउटर मोस्ट एल्बुजिनिया, फिर वेजिनेलिस, फिर वस्कुलोसा, 3 लेयर मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, कितने, 250 की संख्या में, ठीक है। हर लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भाई, 2 या 3, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 250 गुने 3 या फिर 250 गुने 2 कर दो, तो ये मैक्सिमम रेंज हो गया, यानी 500 से 900 के बीच में क्या हो जाएगा भाई, 1000 के बीच में रेंज है। तो अप्रॉक्स कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, 900 के आसपास। चलो भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, तो सेमिनिफेरस अगर कोई ट्यूब्यूल है, इसको क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये जो क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी हियर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 ट्यूब्यूल, 2 ट्यूब्यूल, 3 ट्यूब्यूल, 4 ट्यूब्यूल, इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, यहाँ जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दिस सेल्स आर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। एंड इनसाइड दिस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स देयर इज अकरिंग मियोसिस, यानी मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी,
जाएगी, आधी हो जाएगी। एंड इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दे आर स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन वाले लार्ज सेल्स भी प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। तो मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो इसको स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है। हमारा ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिप्लॉइड है और वस्कुलोसा यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या प्रोवाइड करिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करिए, यानी कि वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन भी होंगे। तो हैप्लॉइड सेल्स को बचाने के लिए, किससे, इम्यूनोग्लोबुलिन, हमारे इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए, ये जो जितने भी फॉर्म्ड हैप्लॉइड सेल्स का जो हेड होगा वो एम्बेडेड होगा किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, अपने आप को छुपा के रखेगा। यानी कि ब्लड टेस्टिस बैरियर के जैसा भी ये काम करता है और स्पर्म को बचा के रखता है, किससे, हमारे इम्यून सिस्टम से, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स से। तो चलो भाई हमने क्या देख लिया, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके मैम, इसके अलावा और भी कुछ प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है जो कहाँ प्रेजेंट है भाई, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं दीज आर कॉल्ड लीडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और सर्टोली सेल्स आपने देख लिया क्या करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन वाले सेल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम है, इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन ग्रुप के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको सिक्रेट करेगी। चलो ये बात तो समझ में आ गई, क्या देखा, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कहो कि मैम आपने बताया टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस की चारों तरफ लेयर, कितने लेयर भाई, 3 लेयर। सबसे बाहर अल्बुजिनिया, बीच वाला वेजिनलिस, अंदर वाला वस्कुलोसा, ठीक है, 3 लेयर देख लिया भाई। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ये स्पर्म का पाथवे पूछता है। अब हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, चलो 3 बनाया, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर में आकर के एक कॉमन ट्यूब में आके मर्ज होते हैं ना। तो हर ट्यूब क्या कहलाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, याद रखोगे आप, है ना, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जाकर के एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर में मर्ज होता है एंड दिस रेटिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस रेटिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रिटेटेस्टिस। क्या कहेंगे इसको हम, रिटेटेस्टिस। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दोगे फिर से, क्या हुआ भाई, यहाँ से निकला है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये है ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जाकर के कहाँ खुल रहा है, इस स्पेस में, और इस स्पेस को बोलते हैं हम रिटेटेस्टिस, जिसको मैं लिख रही हूँ रिटेटेस्टिस। अब कहो कि मैम इसके बाद इसको हम यहाँ सिंथेसाइज हुआ ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहाँ पहुंच गया, रिटेटेस्टिस में, यहाँ से कहाँ जाएगा, तो इस रिटेटेस्टिस से कुछ यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलते हैं, इनको बोलते हैं वास इफेरेंसिया। क्या बोलेंगे इसको हम, वास इफेरेंसिया, याद रखना है स्पेलिंग इसका, इफेरेंसिया, ठीक है, वास इफेरेंसिया है यहाँ पे, वास इफेरेंसिया, ठीक है, ओके। चलो भाई वास इफेरेंसिया देख लिया। वास इफेरेंसिया क्या होंगे भाई, यहाँ से कितने होते हैं भाई, टोटल करीब 15 से 18 के आसपास ये वास इफेरेंसिया होते हैं नियरली, ठीक है। ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और कहाँ पे, इसके ऊपर एक हेड का फॉर्मेशन करेंगे, किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, और इस दिस हेड इज नोन एज एपिडिडमिस, ठीक है। अगर आपको फिर से क्लियर समझना है देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। चलो भाई 1 2 3 टेस्टिकुलर लोब, देखो फटाफट फिर से रिवीजन दे रही हूँ, सिर्फ रिवीजन। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर कहाँ पहुंचेगा भाई, चलो भाई निकालें, यहाँ से निकल रहा है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, यहाँ से निकल रहा है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये सारे के सारे कहाँ मर्ज हो जाएंगे, चलो हम मर्ज करते हैं एक कॉमन स्पेस। ये कॉमन स्पेस क्या कहलाएगा, रिटेटेस्टिस, रेगुलर स्ट्रक्चर। चलो भाई रिटेटेस्टिस, ये सारे के सारे टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर यहाँ से निकल रहा है क्या, वास इफेरेंसिया, ये वास इफेरेंसिया की संख्या 15 से 18 के आसपास। ये वास इफेरेंसिया क्या होगा भाई, यहाँ पे एपिडिडमिस का फॉर्मेशन करेगा। कैसा एपिडिडमिस का फॉर्मेशन करेगा भाई, जिसके अंदर कैपट, कॉडा
और आप कह सकते हो बॉडी, तीनों का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ऊपर वाला हेड, है ना, फिर बीच वाला बॉडी और नीचे वाला कॉडा, 3 पार्ट में एपिडिडमिस बढ़ जाएगा। तो एपिडिडमिस क्या है भाई, वास एफरेंसिया का क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ढेर सारा वास एफरेंसिया कॉइल स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अब आप स्पर्म का पाथवे भी अच्छे से डिटेल कर सकते हो। तो ये तो बात हुई किसकी भाई, यू कैन सी वेरी वेल, यहाँ पे दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो भाई, दिस इज कार्पेट, दिस इज बॉडी, दिस इज कॉडा, और यहीं से निकलता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज वास डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कहाँ ला करके मिलेगा भाई, दिस इज गोइंग कहाँ भाई, इजेकुलेटरी डक्ट में जाकर के ये मर्ज होता है। इजेकुलेटरी डक्ट का क्या होता है भाई, वो पाथवे जहां से सीमेन का इजेकुलेशन होता है, जहां से सीमेन गुजरता है। कहो कि मैम स्पर्म तो समझ में आता है, व्हाट इज सीमेन, सीमेन किसको कहेंगे, स्पर्म को सीमेन नहीं कहते क्या। सीमेन क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ सिक्रीशन है, किसका, डिफरेंट ग्लैंड्स का। कौन कौन से ग्लैंड्स, यानी कि इस स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पहुंचाने से पहले इस स्पर्म के साथ टिफिन बांधा जाएगा, यानी कि क्या है, उसका जो फूड मटेरियल है फ्रक्टोज, वो उसको दिया जाएगा, न्यूट्रिशियस मीडिया उसको प्रोवाइड करेगा, कौन, सेमिनल वेसिकल्स, एज वेल एज एक मीडिया प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्लैंड हैं, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन कहाँ डालेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में। वही इजैकुलेटरी डक्ट में कौन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है स्विम करके, यानी कि यहाँ से जो लिक्विड आगे की तरफ सिक्रेट होगा, ये क्या होगा, सीमेन होगा। सीमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो सीमेन के अंदर सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल्स न्यूट्रिशियस फ्लूइड सिक्रेट कर रही है, सो दैट स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचते पहुंचते वहां पे क्या हो सके, एनर्जेटिक हो सके, और स्विम करके कहां तक पहुंच सके, अम्पुलरी रीजन तक पहुंच सके। तो चलो भाई कुछ और चीजें आपको बताएं। कहो कि मैम आपने प्रोस्टेट की बात करी, वेसिकल्स की बात करी, व्हाट अबाउट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज आल्सो एसेसरी ग्लैंड। क्या करता है ये, बिफोर इजेकुलेशन, है ना, जो यूरेथ्रा है, यानी कि जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, उसका जो पीएच एसिडिक होता है, इस एसिडिक पीएच को अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कहाँ सिचुएटेड है, जस्ट हियर यू कैन सी, है ना, 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इट्स सिक्रेशन इज अल्कलाइन इन नेचर, पीएच को क्या करता है भाई, मेंटेन करता है, सो दैट जो स्पर्म ऊपर से आ रहा है उसका डेथ ना हो, उसको हानि ना हो। चलो भाई हमने क्या क्या देख लिया, फिर से रिपीट करते हैं वंस अगेन। हमने क्या देखा भाई, टेस्टिस, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के 3 पार्ट, कैपट, कॉर्डा एंड बॉडी। यहाँ से निकल रहा है वास डिफरेंस आकर के मर्ज होगा इजेकुलेटरी डक्ट में। बिफोर मर्जिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन यहाँ पे डाल रहे हैं इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर, एंड दिस ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन कहाँ डाल रहा है, इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर। और यहाँ पे इन तीनों का सिक्रेशन अलोंग विथ स्पर्म क्या कहलाएगा, सीमेन कहलाएगा। बिफोर इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, सीमेन का बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है। तो मेल बॉडी से बाहर जब सीमेन निकलेगा उसके ठीक पहले यूरेथ्रल ट्रैक्ट को या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को क्या किया जाएगा, पीएच फ्रेंडली किया जाएगा। ये किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो इस एसिडिक पीएच को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कलाइन पीएच में, विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलो भाई कंप्लीट हुआ डिटेल। अब बात करते हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द सीमेन इनसाइड द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंटरकोर्स। क्या होगा भाई, मेल बॉडी का पेनिस इंसर्ट होगा वेजाइनल ट्रैक्ट में एंड नियर सर्वाइकल ओपनिंग, यहाँ, यानी कि पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, देयर इज नो बोन इनसाइड दिस ऑर्गन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ब्लड फ्लो इनसाइड द पेनिस इंक्रीज्ड अब्रप्टली, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, यहाँ के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं एंड इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं। बात करते हैं फोर स्किन की, विच इज स्किनी कवरिंग ऑफ ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन की ये फोल्डिंग है जो इसको कवर करके रखती है ना। ड्यूरिंग मेल सर्कमसिजन इसी फोर स्किन को कट करके हटा दिया जाता है। बायोलॉजिकली सर्कमसिजन इज अ गुड फॉर सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल ऑर्गन के हेल्दी रहने के लिए फोर स्किन का रिमूवल इज गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्लांस पेनिस की। ग्लांस पेनिस क्या है, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस है विच इज कवर्ड बाय फोर स्किन और प्रेप्यूस। आप कहो कि मैम अभी आप फोर स्किन बता रहे थे, प्रेप्यूस, इसे ही प्रेप्यूस कहेंगे, है ना, इसी का नाम है प्रेप्यूस, ठीक है। यहाँ पे सम कुछ म्यूकस ग्लैंड का सिक्रेशन करने वाले ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रेप्यूस ग्लैंड कहा जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ आगे चलते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं द फ्लूइड विच इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेजाइकल्स एंड फ्लूइड सिक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। कहो मैं दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का पीएच अलग है? नहीं, सेमिनल वेजाइकल्स का पीएच भी अल्कलाइन होता है, एज वेल एज प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन का पीएच भी क्या होता है भाई? अल्कलाइन होता है। कहने का मतलब क्या है? सीमेन का जो अल्कलाइन नेचर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर सेमिनल वेजाइकल नहीं है, दोनों है। दोनों का जो सिक्रीशन है दैट इज अल्कलाइन इन पीएच। आगे चलते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है सेमिनल वेजाइकल के सिक्रीशन में, जरा वो देखें, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अल्कलाइन फ्लूइड है, ठीक है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड अल्कलिनिटी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसके सिक्रीशन की वजह से भी सीमेन अल्कलाइन होता है। एज वेल एज इसके पास क्या प्रेजेंट है? फ्रक्टोज प्रेजेंट है इसके सिक्रीशन में। एज वेल एज आपको याद रखना है सम अमाउंट ऑफ साइट्रिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट। क्या करता है साइट्रिक एसिड? आपको पता है साइट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए साइट्रिक एसिड रोल प्ले करता है। एज वेल एज यहाँ पे सम अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। यानी कि आपको ये याद रखना है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट फैक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनल वेजाइकल्स। कौन कौन से फैक्टर्स आपस में मिलकर के सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन बना रहे हैं वो आपको याद करके रखना है, ठीक है। बात करते हैं प्रोस्टेट की, है ना। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूइड। प्रोस्टैटिक फ्लूइड का क्या क्या कंपोजिशन है? तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, प्रोस्टैटिक फ्लूइड का कंपोजिशन। प्रोस्टैटिक फ्लूइड, है ना। तो क्या क्या देखें भाई, याद रखेंगे क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम +2 आयन प्रेजेंट है, फॉस्फेट आयन है, उसके अलावे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। तो कैल्शियम +2 फॉस्फेट आयन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन अलॉन्ग विथ साइट्रिक एसिड। यहाँ भी साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है भाई, है ना, इसके सिक्रीशन में भी साइट्रिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे सीमेन के बारे में, है ना। हमने क्या देखा सीमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड, फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेजाइकल्स एंड वहां पे साथ में स्पर्म भी प्रेजेंट है। तो वन इजेकुलेशन के अंदर अमाउंट ऑफ सीमेन रिलीज इज अबाउट कितना भाई? 2.5 ml से लेकर के 5 ml तक सीमेन प्रोड्यूस होता है इन वन इजेकुलेशन, है ना। चलो भाई, ठीक है। वन इजेकुलेशन में कितना सीमेन भाई? 2.5 से 5। 1 ml ऑफ सीमेन कितना स्पर्म काउंट करेगा? कितना रखता है भाई? आपको याद रखना है 200 to 300 मिलियन पर ml। 1 ml के अंदर कितना स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए होते हैं? 200 से 300 मिलियन। समटाइम्स ड्यू टू सम रीजन अगर स्पर्म काउंट पर ml 20 मिलियन से कम हो जाए, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है? पर ml 20 मिलियन से कम हो जाए, देन दिस सिचुएशन 20 मिलियन, याद रखना 1 ml में 20 मिलियन से कम हो जाए, देन दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ओलिगोस्पर्मिया। एंड दिस टाइप ऑफ मेल कैंडिडेट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, भाई उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। तो उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाया जाता है वाया मेडिकेशन और एप्रोप्रिएट डाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कहाँ सिचुएटेड होता है? इनसाइड फीमेल बॉडी 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रेजेंट, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या करेगा भाई? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट। तो इन केस ऑफ फीमेल बॉडी, चलो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, which is responsible for forming the gamete या formation of gamete के लिए जो responsible है। ओवरी हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, along with the formation of hormone it is responsible for formation of gamete also, यानी कि egg cell, ठीक है। चलो भाई देखें what is the structure which is associated with this structure। क्या क्या स्ट्रक्चर है? तो you can see very well कि this is uterus एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम, जो कि एग रिलीज एग को कैप्चर करने का काम करता है। अम्पुला इज द रीजन वेयर ट्यूबुलर पार्ट इज स्वैलन एंड इस्थमस इज द रीजन वेयर फंडस पार्ट इज एडजॉइनिंग विथ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस्थमस हो गया, अम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हुआ। लेयरिंग ऑफ यूट्रस की बात करें तो इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड आउटरमोस्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। इट इज मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस एंड यूटेरस की बात करें
तो ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज फंडस, बीच वाला जो सेक्शन है दैट इज बॉडी, एंड दिस इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स ओपन होता है वजाइनल ट्रैक्ट में, वजाइना के अंदर, ठीक है। और दिस इज द रीजन जहां पे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सर्वाइकल रीजन में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसको हम सर्विक्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेबी का जब फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर एज इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो दैट अकर्स इनसाइड द यूटेरस, ठीक है, यूटेरस के अंदर। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन कैन बी हियर, हियर और हियर, है ना, दीज आर द रीजन जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। आगे चलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी की बात करते हैं। तो ओवरी के क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आउटर मोस्ट रीजन इज मेड अप ऑफ कॉर्टिकल रीजन एंड इनर मोस्ट रीजन इज नोन एज मेडुलरी रीजन। कहो कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस? मेडुलरी रीजन में ब्लड कैपिलरीज एंड कोलाजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे नर्व फाइबर्स का सप्लाई है। कॉर्टिकल रीजन में ढेर सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द स्टेजेस, डेवलपिंग स्टेजेस में। दिस फॉलिकल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH। यानी कि जब FSH और LH इसके ऊपर एक्ट करता है तो दिस फॉलिकल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, आफ्टर दैट सेकेंडरी फॉलिकल, आफ्टर दैट टर्शियरी फॉलिकल, एंड टर्शियरी फॉलिकल गेट मैच्योर्ड इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ग्राफियन फॉलिकल का? यू कैन सी वेरी वेल, दिस इज द स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एंट्रम। दिस इज कॉल्ड एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपकी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो चुका है, एग सेल का फॉर्मेशन हो गया है। एक सेल के चारों तरफ एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जिसको जोना पेलिसिडा बोलते हैं। आफ्टर दैट these regions are accommodated with various follicular cells। ये जो हैं ये follicular cells क्या हैं भाई? granular cytoplasmic कंटेंट से भरे होते हैं, and these cells are known as glomerulus cells, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस सेल्स बोलेंगे। एंड दिस आर एंडोक्राइन इन नेचर। आप कह सकते हो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दीज एस्ट्रोजेंस आर सीक्रेटेड बाय दिस फॉलिकुलर सेल्स एंड दीज रीजन्स आर filled with specialized cells and these cells are known as, इन सेल्स को हम ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स कहलाते हैं ये, या फिर इनको आप कह सकते हो फॉलिकुलर सेल्स, है ना। ये फॉलिकुलर सेल्स किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं? these cells are responsible for secreting एस्ट्रोजेन हॉर्मोन्स, ठीक है। ये सेल क्या सीक्रेट करेंगे? एस्ट्रोजेन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। दिस इज द एग सेल्स, ठीक है। अब एग सेल्स जहां से ब्रस्ट होता है, ठीक है, सपोज दैट कि दिस इज द रीजन जहां से एग सेल रिलीज होगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं डिस्कस प्लोरीजेलस, डिस्कस प्लोरीजेलस, ठीक है। तो ये वाला रीजन है जहां से ये रप्चर होगा एंड एग विल रिलीज इनटू द बॉडी सिलोम, जिसकी वजह से सिलोमिक एग के नाम से भी हम जानते हैं। यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे FSH LH आया, ये फॉलिकल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर दैट म्यूटिक डिवीजन हुआ। म्यूटिक डिवीजन के बाद भाई यहाँ पे ये फॉलिकल्स के अंदर मैच्यूरेशन होगा, ढेर सारे सेल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एग बनने के कॉम्पिटिशन में, ठीक है। ओनली वन सेल विल बी कैपेबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू द एग सेल। जो एग सेल बनेगा दैट विल बी नोन एज oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte यहाँ पे जो ये बाकी जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स, ये सारे सेल्स एंडोक्राइन नेचर के हो गए हैं, जिनको हम ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स बोल रहे हैं, जहां से किसका सिक्रेशन हो रहा है? एस्ट्रोजेन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ऑन द 13th और 14th डे क्या होगा? LH सर्ज होता है। LH सर्ज की वजह से क्या होगा भाई? यू नो वेरी वेल, यहाँ पे डिस्कस पॉलीजेलस रप्चर हो जाएगा और एग विल रिलीज। कहाँ रिलीज हो रहा है? बॉडी के सिलोम में, जिसको हम सिलोमिक एग के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे ये नीचे बाहर निकलेगा। सम जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो भी क्या होती हैं? रप्चर होते हैं, थोड़े अमाउंट में ब्लड भी रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये वाला जो रीजन है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर जो एंट्रम प्रेजेंट है, यहाँ पर खास प्रकार का येलोइश कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटीन, ठीक है, LUTEIN, ल्यूटीन। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ल्यूटीन
This structure is known as corpus luteum. This is also endocrine structure and responsible for secreting estrogen as well as progesterone. क्या secrete करेगा भाई? एस्ट्रोजन secrete करेगा, प्रोजेस्टेरॉन secrete करेगा, सम अमाउंट में रिलैक्सिन भी secrete करता है, इनहिबिन भी secrete करता है. तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है भाई? एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इनिशियल. जब तक प्लासेंटा डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये प्रेगनेंसी हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है भाई. प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम को वॉल को मेंटेन करके रखता है बाय लेवलिंग द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इनसाइड द ब्लड. ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? वहां पे कंसीव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मेंटेन रहेगा. एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होगा भाई? यहाँ पे इसको कंसीव करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, यानी कि वहां के जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेल डिवाइड करके उसकी थिकनिंग को मेंटेन करेंगे. आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के बाद भी ये अपने आप को सर्वाइव करता है. अगर सपोज दैट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो उसके बाद क्या होगा? ये डीजेनरेट हो जाता है. कैसे डीजेनरेट हो जाता है? यहाँ पे क्या सिक्रेट हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन. ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई. तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इट विल गिव निगेटिव फीडबैक. कहाँ निगेटिव फीडबैक देगा? हाइपोथैलेमस को. बोलेगा कि अब हमारी जरूरत नहीं है भाई. तो वहां से क्या करेगा? FSH LH का सिक्रीशन बंद कर देगा. तो मैंने क्या कहा आपको कि वहां से FSH और LH का सिक्रीशन बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है. अगर FSH और LH नहीं आया, देन व्हाट विल हैपन? अगर FSH और LH का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है भाई? कम हो जा रहा है. क्यों भाई? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने क्या मैसेज दिया है पिट्यूटरी को कि अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, और इसको सिक्रेट करने वाला जो फैक्टर है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला जो फैक्टर है, इसको जिंदा रखने वाला जो फैक्टर है दैट इज FSH LH. निगेटिव फीडबैक भेज दिया, हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करना बंद कर देगा. GnRH रिलीज करना बंद कर देगा, पिट्यूटरी FSH LH नहीं भेजेगी, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा. देन इट विल गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स. ये क्या है भाई? स्कार मार्क जैसा है. ओवरी के अंदर जितनी बार ग्राफिन फॉलिकल पूरी तरीके से रप्चर्ड हो जाएगा, आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. आफ्टर दैट कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स में. तो ये क्या हुआ भाई? फॉलिकुलर स्टेजेस हो गए ओवरी के अंदर. आप इसको फिर से एक बार देखोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें फिर से एक बार रिपीट होगा. इतना डिटेल में मैं वहां नहीं कराऊंगी, फटाफट सिर्फ हार्मोन्स दिखाऊंगी मैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देख लिया. अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने कहा कि मैम हमने देख लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी प्रेजेंट है, साथ में एसेसरी जो है दैट इज यूटेरस. यूटेरस के साथ हमने वजाइना देखा, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि ओपन हो रहा है एक्सटर्नल ऑरिफिस में. तो यूटेरस क्या कर रहा है? एकोमोडेट कर रहा है. किसको एकोमोडेट करेगा? एम्ब्रियो को. ठीक है, इसके अलावा क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट है जो असिस्ट करता है रिप्रोडक्शन को. At the time of birth, vagina will act like a birth canal. Yes, it is a copulatory canal as well as birth canal. दोनों की तरह काम करेगा. It will get extend fibrous और mucous epithelium का बना होता है. Non keratinized squamous epithelium की लाइनिंग होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जितना पढ़ाया उसका टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है. ठीक है, तो चलो भाई, हमने आपको बता दिया. किसके बारे में बता दिया? पेरीमेट्रियम के बारे में, मायोमेट्रियम के बारे में, एंडोमेट्रियम के बारे में, सारा कुछ डिटेल कर दिया. ठीक है, आगे चले. नेक्स्ट, अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मैंने आपको क्या बोला? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो कि क्या करेगा भाई? हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में. तो सबसे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मोन्स प्यूबिस. क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिस कहलाता है. मोन्स प्यूबिस की बात करें, क्या है? कुशन फैटी टिश्यू है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. दूसरा है लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा क्या होता है भाई? फ्लेसी फोल्ड है, लिप लाइक स्ट्रक्चर, वजाइनल ओपनिंग को गार्ड करता है. लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू का, म्यूकस एपिथेलियम. ठीक है, अंडर द लेबिया मेजोरा द ओपनिंग ऑफ वजाइना पार्शियली covered by a membrane called hymen. क्या होता है hymen? What is hymen? Sometimes hymen is considered as symbol of virginity, जो कि totally क्या है? Wrong है, because after इंटरकोर्स समटाइम्स हाइमन परसिस्ट. कभी कभी इंटरकोर्स करने के बाद भी, क्वाइटस के बाद भी हाइमन परसिस्ट करता है. इट कैन नॉट बी
ट्रीटेड एज अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का सिंबल इसको हम नहीं मान सकते, बिकॉज समटाइम्स जो वर्जिन होते हैं उनमें भी क्या होता है, हाइमन नहीं पाया जाता, ड्यू टू हॉर्स राइडिंग, ड्यू टू साइकिलिंग, ड्यू टू एथलीट एक्टिविटी के अंदर भी ये क्या हो जाता है भाई, रप्चर्ड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। अगला जो है दैट इज क्लाइटोरिस, ठीक है, वजाइनल ऑरिफिस यानी वजाइना के ओपनिंग के ठीक ऊपर, लेबिया मेजोरा जहां पे क्या हो रहा है भाई, मीट कर रहा है, या लेबिया मेनोरा जहां पे मीट कर रहा है, वहां पे एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। इसे होमोलोगस कंसिडर करते हैं, किसके साथ, पेनिस के साथ। लेबिया मेजोरा को किसके साथ होमोलोगस कंसिडर करते हैं, स्क्रोटम के साथ। और लेबिया माइनोरा को किसके साथ करेंगे भाई, तो आप याद रखोगे इसको प्रेप्यूस के साथ होमोलोगस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला जो अपना एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज मैमरी ग्लैंड। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ह्यूमन इज मैमल्स कैटेगरी में आता है। एंड वन पेयर ऑफ राउंडेड प्रोमिनेंसेस आर फाउंड ऑन द थोरेसिक कैविटी व्हिच इज कॉल्ड मैमरी ग्लैंड एंड इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। क्या है भाई, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दिस एडिपोज टिश्यू यहाँ पे एल्वियोलाई न्यूमरस अमाउंट में पाए जाते हैं। दिस एल्वियोलर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जेस्टेशन के टाइम पे ये एल्वियोलर डेवलपमेंट होता है। Along with this alveoli there are ducts present है भाई, lactiferous duct present है, mammillary duct present है, and these ducts are tubular structure which develop during puberty। puberty वाले टाइम पे ये ducts क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो before gestation tubular part is maximum inside the mammary gland, while after gestation, after pregnancy, alveolar part is maximum in case of mammary gland। समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ अगला चले, इसका पार्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिस स्ट्रक्चर, ये दिस प्रोमिनेंस को हम क्या कहेंगे, निपल, जहां पे लैक्टिफेरस डक्ट आकर के ओपन होते हैं एंड यहाँ पे डार्क पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एरियोला, ठीक है। निपल के ऊपर टच रिसेप्टर मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं जिसकी वजह से काफी सेंसिटिव एरिया होता है। नेक्स्ट आगे की बात करें, कुछ डेटा आपको याद रखना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की इन अ मेमोरी ग्लैंड 15 to 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है इसके अंदर। बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन। इन केस ऑफ मेल बॉडी इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, इन केस ऑफ फीमेल बॉडी दिस इज नोन एज oogenesis, ठीक है। तो सबसे पहले डील करते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, बोला था टेस्टिस का आउटर मोस्ट कवरिंग 3 लेयर से बना हुआ है। तो सबसे पहले एल्बुजिनिया, वेजिनेलिस एंड वस्कुलोसा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको क्या दिखाया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताए थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको मैंने बताया था 2 या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन देखा था। क्या देखा था इस क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। इन स्पर्मेटोगोनिया, देखो भाई ये स्पर्मेटोगोनिया आ गया, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। लुक एट दिस, दिस इज माइटोसिस, यानी कि यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं और ये माइटोटिकली डिवाइड करके आइडेंटिकल सेल बनाएगा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद वहां पे डिफरेंशिएशन होगा। दिस इज द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है। आफ्टर दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अप टू दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे माइटोसिस चल रहा है, 46 क्रोमोसोम है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 23। पहले कितना था, 46, अब कितना हो गया, 23। अब हाफ हो गया भाई, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आफ्टर दैट ये यहाँ पे डिवीजन होगा, क्या होगा भाई, सेकंड मियोटिक डिवीजन विच इज आइडेंटिकल ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बिल्कुल सेम होता है। तो ये हो गया भाई 23, तो 23 से माइटोटिक यानी कि सेकंड म्यूटिक डिवीजन हो रहा है एंड हियर इज आल्सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। चलो भाई
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपने देख लिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जा रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ 23 है तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी क्या होगा, 23 होगा। कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4 फ्रॉम 1 स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब 4 स्पर्मेटिड हो गए। यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन यानी आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर आते हैं। जैसा स्पर्मेटिड दिखाई दे रहा है वैसा स्पर्मेटोजोआ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज स्पर्मेटोजोआ के अंदर टेल का फॉर्मेशन होगा, हेड का फॉर्मेशन होगा, एक्रोजोम का फॉर्मेशन होगा और नेक का फॉर्मेशन होगा। वी विल सी किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से कंसिडर करना है इन सारे डायग्राम्स को, इन सारे स्टेजेस को अलोंग विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन या फिर आप कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या होता है, कोई भी सेल है, ठीक है, यानी कोई भी सेल नहीं है भाई, ये क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। अभी आपने देखा, क्या देखा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा, स्पर्मेटिड से। तो यानी कि ये जो सेल बनाया हमने, दिस इज स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, हियर इज न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस विल गो कहाँ भाई, हेड के अंदर। सुनना, ध्यान देना, हेड के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत कम होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूक्लियस विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड यहाँ पे गोल्जी apparatus प्रेजेंट है। दिस गोल्जी apparatus will get converted into या transformed into एक्रोजोम्स, ठीक, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। तो भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे एंड दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें, दिस रीजन, ये नेक कहलाता है। ठीक है, नेक पे क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट थे। ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया निबेन कर्ण क्या कहलाएंगे, निबेन कर्ण, पूरे के पूरे जाकर के स्पाइरली यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। कहाँ पे भाई, यू कैन सी दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं निबेन कर्ण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जाकर के, यानी कि नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या ज्यादा होगा। आगे की बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टेल। ठीक है, तो टेल के अंदर आपको याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर के टेल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। फॉर द स्विमिंग दे नीड a lot amount of ATP and this ATP will be generated with the help of these mitochondria which are present inside the neck region। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH। कहाँ एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्या रिलीज करवाएगा, LH एंड FSH। FSH और LH कहाँ काम करेंगे, टेस्टिस के ऊपर। LH एक्ट करता है किसके ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लिडिक सेल्स। क्या बनवाएगा उससे, बोलेगा एंड्रोजन बना लो भाई। FSH एक्ट करेगा किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स। कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के साथ। आपको पढ़ा रखा है इसको डिटेल से, है ना, तो आपको याद रखना है। क्या करेगा सर्टोली सेल्स, उसको स्टिमुलेट करेगा कि भैया स्पर्मियोजेनेसिस जब हो तो वहां पे आपको सिक्रीट करना है कुछ फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करे, स्पर्मियोजेनेसिस को मेंटेन करे। ठीक है, तो दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अभी आपने देखा क्या प्रेजेंट था, हेड, नेक और टेल। नेक को हम मिडिल पीस भी कह रहे हैं, है ना। तो चलो भाई आते हैं स्पर्म देखें। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है भाई, कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस, निबेन कर्ण की बात कर रहा है, एंड अ टेल, है ना। स्पर्म हेड कंटेन्स एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कहने का मतलब कितना, 23 न्यूक्लियस, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना। न्यूक्लियस नहीं भाई, क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एक्रोसोम। किसका मॉडिफिकेशन, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, इजेकुलेशन की बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, 1 इजेकुलेशन 3 to 5 ml सीमेन, पर ml में 200 से 300 मिलियन
स्पर्म, सपोज दैट 1 ml में अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, तो ये सारा डिटेल कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं oogenesis की। oogenesis को भी समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी का ये डायग्राम। ठीक है, तो कहाँ देखा हम लोगों ने देखा कि मैम वहां पे ओवरी का क्रॉस सेक्शन देखा था, ढेर सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट थे एंड दीज फॉलिकल्स वेयर इन डिफरेंशिएटिंग इनटू प्राइमरी फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल्स में। और प्राइमरी फॉलिकल्स में बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, एलएच एंड एफएसएच। एफएसएच आकर के इसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एफएसएच क्या करेगा भाई, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाएगा। और आप कह सकते हो पहले तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो रहा है, oogonia माइटोसिस कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी oocyte। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन याद रखना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन oogonia के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, इट इज स्टार्टेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी टिल बर्थ। ये सारे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुके होंगे। जितने भी वहां पे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी oogonia सेल्स प्रेजेंट हैं, वहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुका होगा बिफोर बर्थ, है ना। तो देखो यहाँ पे बर्थ का लाइन खींचा हुआ है, बर्थ के पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्ट हो जाता है और बीच में रुक जाता है। वहां पे एक स्टेज आता है एनाफेज वाला स्टेज, एनाफेज वाले स्टेज में वो रुका रहता है। ठीक है, अब फिर से वो स्टेज कब स्टार्ट होगा, जब उसकी प्यूबर्टी ट्रिगर होगी, है ना। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो जो रुका हुआ स्टेज था एफएसएच उसके ऊपर एक्ट करेगा और वहां से फिर से उस फॉलिकल के अंदर डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के बाद डिवीजन कंटिन्यू हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्राइमरी oocyte है ना, वहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब हो चुका, आधा हो चुका, पूरा नहीं हो चुका। ठीक है, आधा हो चुका, रुका हुआ है बीच स्टेज में, एनाफेज वाले स्टेज में। तो आपको याद रखना है कि भाई भैया रुका हुआ है, कब फिर से स्टार्ट होगा, जब एफएसएच एक्ट करेगा। कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब स्टार्ट होगा ये तब। अब वहां पे जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ये डिवीजन आगे की तरफ एग्जीक्यूट होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी oocyte के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो जाएंगे। और यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से जिसमें कम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। फर्दर इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होगा भाई, फिर से वही अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, देन सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा एंड दिस विल बी नोन एज ओवम। ठीक है, यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कहो कि मैम यहाँ पे जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है ये कहाँ होता है, इट अकर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जब स्पर्म रीच करता है, यानी कि वहां पे जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो हमारा एग सेल के अंदर यानी फॉलिकल के अंदर जो एग सेल था वो एग सेल नहीं था, क्या था, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर जो मियोटिक डिवीजन ट्रिगर होगा दैट विल बी इंड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब एंटर करने की कोशिश करता है उसी टाइम पे ये ट्रिगर होता है सेकेंडरी oocyte का डिवीजन। एंड यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन कब होगा, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म के बाद ही यहाँ पे ये आगे की तरफ एग्जीक्यूट होता है। अगर स्पर्म नहीं पहुंचता है तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल वहां पे जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आगे की तरफ वो प्रोसीड नहीं करेगा। वहां पे कोई सेल डिवीजन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होगी, एक सेल का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा डिटेल देख लिया, बहुत सी माइन्यूट बातें भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई ये एक प्रिपरेशन है, किसका प्रिपरेशन है, यूटेरस का, ताकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन वहां पर हो सके। वहां के सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, लेयर्स को थिकन करते हैं ताकि इजीली एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए सरफेस मिल सके। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यूटेरस ये अपनी प्रिपरेशन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ
हॉर्मोन्स क्या करेगा, अपनी सारी प्रिपरेशन को डिस्कार्ड करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। अलोंग विद दिस थिकनिंग, जो थिकन हुए थे, जो टिश्यू यहाँ पे प्रोलिफरेट हुए थे, ये टिश्यू क्या करेंगे, वॉल को फिर से छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रैप्चर्ड एंड अलोंग विद दिस ब्लड्स यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन और ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन क्या होगी भाई, डिस्कार्ड कर दी जाएगी, बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये साइक्लिक फेज है, पूरे 1 मंथ चलेगा। कितने दिन का होगा, 28 से 30 डेज का, जिसके अंदर ढेर सारे हार्मोन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जहां पे फॉलिकुलर चेंजेस भी होगा, फॉलिकुलर फेजेस भी होंगे। तो सारा डिटेल अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।